एवरीवन, आपका स्वागत है अनदर व्लॉग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन रूल का कि वो कैसे इम्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब वो आएंगे यूके में। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कभी नहीं देता एडवाइस, ओनली देता हूँ सजेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लॉयर साहब गुस्सा हो मेरे पर और उनका बिजनेस हो डाउन। तो ऑलवेज आई गिव देम रेस्पेक्ट। ओके, तो अब बात आती है इमिग्रेशन रूल की। ओके, कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को इम्पेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को इमिग्रेशन रूल कभी भी इम्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये हर कंट्री की प्रायोरिटी में रहता है कि वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट आएँ और वो ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, तो वो जीडीपी में उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं चाहते। तो कभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का इमिग्रेशन नहीं रुक सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप ही इवेलुएट करो कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आना बंद हो जाएगा इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये तो बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिना स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में क्या काम। तो ऐसा कभी नहीं होगा। और जब भी इमिग्रेशन रूल चेंज होते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं जो यहाँ पर सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। तो वरी जिनको होना चाहिए, जिनको जाना है सेटलमेंट के लिए, स्टूडेंट को इम्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मैं आपको बताऊंगा ब्रॉडली कि वो कैसे इम्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपके सारे कंसेप्ट हो जाने हैं क्लियर उससे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इम्पेक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट को, और ये इम्पेक्ट करेंगे जिनको जाना है सेटलमेंट के लिए। तो उनमें भी दो कैटेगरी हैं सेटलमेंट वालों की, कि उनको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जो जाएंगे अनपेड स्पॉन्सरशिप के लिए, वो जाना पड़ता है टैलेंट के बेस्ड पर, क्योंकि जब वो जाएंगे अनपेड स्पॉन्सरशिप के लिए तो उनके सारे टैक्सेज एंड ऑल सब पे करेगा उसका एम्प्लॉयर, सो ही डजंट नीड टू वरी। अब बात आती है कि वरी किनको होना है। तो वरी उनको होना है जो करते हैं मैनेज। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि मैनेज कैसे करते हैं। तो वरी होना है उनको। बट जैसा कि मैं बताता हूँ, उनको भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो जाता है मैनेज। हम उसकी भी बात करेंगे कि वो कैसे होगा मैनेज, क्योंकि मैं जानता हूँ सब अंदर के फैक्ट। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बोलते हैं इमरान खान। तो अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन रूल्स की, कि इमिग्रेशन रूल्स में क्या चेंजेज आए हैं। तो जैसा है कि आपको मालूम है कि मई में आया था इधर वाइट पेपर। तो जब आ गया था वाइट पेपर, तो अब स्टार्ट हो गया प्रोसेस उसको करने की ब्लैक, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करना है अभी। ओके, तो अभी जैसे ब्रॉडली हम नट सेल में बात करेंगे। ओके, जिससे कि आपको भी समझ में आए। ओके, मैं वो बात नहीं करता कि मोबाइल में वीडियो, आप वो समझते हो डिलीवरू प्रोडक्ट हो गए, जो भी मैकडी KFC प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, कि वो यूट्यूब पे आते हैं, लॉयर साहब भी एंग्री हो जाते हैं, वो एडवाइस देते हैं और वो अपना मोबाइल स्क्रॉल करके वो रीड करते हैं। उसको खुद को भी पता नहीं होता कि क्या रूल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, वो खुद भी अपनी एप्लीकेशन करवाता है लॉयर साहब से। तो मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो बंदे हैं स्मार्ट इंडिविजुअल, कि उनको पैसा पे ना करना पड़े लॉयर साहब को। तो लॉयर साहब का भी बेनिफिट होगा कि उनके पास में ज़्यादा बड़ी क्यू नहीं रहेगी, तो वर्कलोड नहीं रहेगा, और इंडिविजुअल की कुछ सेविंग हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस की अभी सिनेरियो क्या चल रहा है।
तो जितनी बचत हो जाए उतना अच्छा है आपके लिए। तो जैसा कि मैं कभी लाइफ में लॉयर साहब का हेल्प नहीं लेता हूँ, सब एप्लीकेशन अपनी खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन रहती है स्ट्रेट। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही करो, कि आपको नहीं जाना पड़े कहीं पर, चक्कर नहीं लगाने पड़े लॉयर साहब के। तो लॉयर साहब भी वरी नहीं होंगे और आप अपना काम कर सकते हो अपने आप से। तो जो चेंजेस आए हैं इमिग्रेशन रूल में ब्रॉडली, तो उनमें सबसे पहला है कि इन्होंने ओवरसीज केयर वर्कर को हाईली स्किल्ड लेबर से हटा दिया है। अब उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, मतलब कि नो इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड फॉर केयर वर्कर वीज़ा। तो ये है सबसे बड़ा चेंज। तो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं से इम्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये है सेटलमेंट के लिए। फिर बात आती है कि इन्होंने कुछ जो भी थे शॉर्टेज लिस्ट के अंदर, लाइक एसओसी कोड, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड, तो उसकी लिस्ट इन्होंने अपडेट करी है, जिसमें कि उन्होंने अराउंड 150 to 200 ऑक्यूपेशंस को रिमूव कर दिया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से। तो इसमें जैसा कि हो गया चैप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर से, और मे बी लाइक सम काइंड ऑफ जॉब्स, ओके, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हो गया, जैसे रूफिंग का ये वो। तो ये हो गए लो क्वालिटी वाले, ओके, वो पहले थे हाईली स्किल्ड में, बट गवर्नमेंट को जब समझ में आया तो इन्होंने उनको कर दिया रिमूव। तो उससे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इम्पेक्ट नहीं करता। अब बात आती है कि इन्होंने जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते थे यहाँ पर, तो उनको मिलता था 2 इयर्स का PSW। तो वो इन्होंने इंक्रीज़ किया था कि जैसे भी कोई बंदा यहाँ से एनी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन डिग्री करता था, तो उसको बफर टाइम मिलता था 4 मंथ का, कि लाइक उसकी डिग्री होती थी 1 ईयर की, तो उसको 4 to 6 मंथ मिलते थे एडिशनली, कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप फाइंड कर सके। इसलिए PSW आया था एग्जिस्टेंस में, कि वो टाइम पीरियड होता था बहुत कम, कि बंदे उसमें स्पॉन्सरशिप फाइंड नहीं कर पाते थे, मतलब कि मैनेज नहीं हो पाता था इतना क्विकली। तो फिर रूल्स आए, तो फिर इन्होंने PSW को इंट्रोड्यूस किया, ओके। अब क्या हुआ है कि उन्होंने उस PSW को रिड्यूस किया है 18 मंथ्स में, लाइक 1.5 ईयर इंस्टेड ऑफ 2 इयर्स। तो इसमें क्या बुरा है, इससे क्या इम्पेक्ट, जो भी बंदा करना है वो 4 मंथ्स में नहीं हो रहा था, तो उसका 2 ईयर में भी नहीं हो रहा है अभी, तो उसको 3 इयर्स PSW मिल जाएगा तो भी नहीं होगा। और मैनेज करना है वो 2 वीक्स में भी कर लेगा। तो हुई ना राज की बात। तो आपको ये भी इम्पेक्ट नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में, ना कि स्किल्ड वन जो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। तब आपके दिमाग में यही आता है कि भाई ये स्ट्रिक्ट रूल स्टूडेंट के लिए कैसे किया है। जैसा कि आप सोचते हो कि 6 मंथ उन्होंने और कम किया है, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है, तो उसमें से 99.999 वो इन्वॉल्व रहते हैं लो क्वालिटी जॉब्स में, जैसा कि मैं बताता हूँ अपने अदर व्लॉग्स में। तो गवर्नमेंट ने इसको किया है प्रॉपर असेसमेंट, कि ये इंडिविजुअल्स नहीं जाते हैं हाईली स्किल्ड जॉब के लिए। और फिर जब बात आती है स्पॉन्सरशिप की, तो ये कर लेते हैं मैनेज। वो भी किस में करते हैं, वो भी करते हैं लाइक सैप काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप, कि रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, केयर सेक्टर में। तो वो रेशियो भी इनका रहता है अराउंड 99.999 मैनेज करने वाला।
तो इनको समझ में आ गया कि ये है बैकडोर ऑफ सेटलमेंट, ना कि स्टडी। तो इन्होंने फिर भी गवर्नमेंट पर प्रेशर रहता है कि 4 months बफर जोन टाइम पीरियड इज नॉट सफिशिएंट। तो इन्होंने उसको अभी 1.5 year रखा है। तो ये भी आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको फाइंड करनी है स्पॉन्सरशिप, तो आप वो फाइंड कर सकते हो विद इन 5 months, 1 year। अगर जिसका 2 years में भी नहीं हो रहा तो आप जानते हो मैनेज करना, आप सब कुछ जानते हो। इधर आने के बाद में पता चलता है ये मैनेज कैसा होता है, ना कि जो अभी हैं बैक होम उनको नहीं पता होता कैसे मैनेज होता है। अब बात आती है चेंजेस की। तो इन्होंने चेंज किया है सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर हाईली स्किल्ड लेबर। ओके, तो उसमें भी स्टूडेंट इम्पेक्ट नहीं करते। तो राज की बात मैं बताऊंगा आखिर में, क्योंकि पहले हमें ये भी डिस्कस करना है। ये सैलरी थ्रेशोल्ड है, ये इंक्रीज नहीं करेगा जिसको जाना है सेटल्ड वन के लिए, कि भाई जिसको चाहिए सेटल्ड स्टेटस, तो उसको भी ये इम्पेक्ट क्यों नहीं करेगा। तो उसकी भी हम बात करेंगे इधर, क्योंकि मुझे तो फिक्र रहती है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट की भी, कि जो हैं इधर यूके में और उनको चाहिए सेटल्ड स्टेटस। जैसा कि उनको टेंशन रहती है कि मैं बताता हूँ उनके राज की बात, बट आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ, मैं आपकी करता हूँ हेल्प भी। ओके, तो एक्चुअल में सैलरी थ्रेशोल्ड में लाइक स्टैंडर्ड वन फॉर हाईली स्किल्ड पहले था 38,700। ओके, कि इतना सैलरी चाहिए था मिनिमम फॉर एलिजिबिलिटी। ओके, कि आपको स्किल्ड लेबर का वीज़ा जब चाहिए तो आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसी को तो ये बोलते हैं कि ये हाईली स्किल्ड लेबर है, मतलब कि मिनिमम इतना आप करो। मैनेज आप जैसा भी करना वो आपके पास में है ऑप्शन। ओके, बट आपको ऑन पेपर 38,700 आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसको अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया है ऑल एंड अराउंड 3,000 मोर, मीन्स सभी के अंदर लाइक उसका अभी 41,700 हो गया अप्रोक्सीमेट, मान लो 42,000। और टर्म आती है न्यू एंट्रेंट, जिसके लिए आप हो रहे हो बड़े उत्साहित। तो वो ही तो है कि आपको इम्पेक्ट नहीं करती। अब ये राज की बात जो बैक होम है वो जानता नहीं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो यहाँ से ग्रेजुएशन करता है यूके से, लाइक बैचलर्स मास्टर्स एनीथिंग, ओके, और जो पीएचडी करता है, तो वो सब आते हैं न्यू एंट्रेंट में, कि उनको 30% छूट मिलती है सैलरी थ्रेशोल्ड में। तो उनको पे करना पड़ता है अराउंड, पहले करना होता था 31,000, तो अभी 3,000 और ऐड कर दो, तो 31,000 था, तो अभी 33 to 34,000। सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है 31,000 का, तो वो कर देगा 34,000 का। तो ये मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को इम्पेक्ट नहीं करता। अब बात आती है कि ये इम्पेक्ट किसको करेगा, तो वो बात मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये इम्पेक्ट करेगा डिपेंडेंट को, क्योंकि जो आए हैं इधर विद कपल स्टेटस, तो सपोज कि जो भी है स्टूडेंट वीज़ा पर, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी है विद एनी रीज़न, कि उससे उसके मॉड्यूल्स पास नहीं हुए या वो उसने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करी, वो आप जानते हो सब कुछ कि उससे कैसे नहीं हुई। तो अब वो तो एलिजिबल है नहीं कि वो अप्लाई कर सके स्किल्ड वर्कर के लिए, क्योंकि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है
अब उसकी भी हम बात करेंगे आगे कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। बट पहले बात करते हैं कि वो अप्लाई नहीं कर सकता वो इंडिविजुअल जिसके पास में डिग्री कंप्लीशन नहीं है। फिर आ जाती है बात मैनेज पर कि अभी डिपेंडेंट तो है इनसाइड यूके, तो वो तो अप्लाई कर सकता है। तो अब वो करेगा अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई, और जिसका है स्टूडेंट वीज़ा वो बनेगा उसका डिपेंडेंट। तो अब जो डिपेंडेंट अप्लाई करेगा इधर जिसके पास में यूके डिग्री नहीं है, तो उसको पे करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड रेट। लाइक जो बेसिक सैलरी थ्रेशोल्ड है 42,000, तो उसको चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट साइड। ओके, लाइक जो भी उसका स्पॉन्सर्ड है तो वो एम्प्लॉयर उसको कोर्स इश्यू करेगा, तो उसकी मिनिमम बेसिक सैलरी रिक्वायरमेंट होगी 42,000, जैसा कि न्यू चेंजेस में इन्होंने बताया है। अब ये उसको इम्पेक्ट करेगा क्योंकि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 42,000 का। यही है सीक्रेट की बात जो आपको दूसरे नहीं बता दे, क्योंकि उनको इसका नॉलेज नहीं होता। इसका नॉलेज होता है सिर्फ लॉयर साहब को। एडिशनली ये इम्पेक्ट करेगा ओवरसीज वर्कर को कि जो आना चाहते हैं यूके में ऑन बिहाफ ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो उनको भी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं है न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में। लाइक ए डिपेंडेंट वन जिसको ऑलमोस्ट पे करना पड़ता है टैक्स 10,000 लेस, जैसा कि उसका कैटेगरी रहता है अराउंड 33,000। यही है सीक्रेट की बात। तो लॉयर साहब आपको चार्ज करते हैं इसी प्रकार की एडवाइस का, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात आती है कि इन्होंने जो भी ऑक्यूपेशन कोड की जो लिस्ट है, जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट या टेम्पररी शॉर्टेज लिस्ट, तो उसको भी इन्होंने अपडेट किया है। तो उसमें इन्होंने डाला है हाईली स्किल्ड लेबर और मीडियम स्किल्ड लेबर। तो अब बहुत सारे इंडिविजुअल हैं वो कंफ्यूज में रहते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या राज की बात है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर इश्यू पर, तो आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब पिक्चर में आता है RQF लेवल 6। अब आप में बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये क्या है RQF। तो RQF होता है रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। लाइक आपकी स्टडी लेवल 6 है, लेवल 7 है, लेवल 8 है और बिलो देन लेवल 6 है। तो जैसे कि मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में बताया था कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट तभी अप्लाई कर सकता है स्किल्ड वर्कर के लिए जबकि उसके पास में हो ग्रेजुएशन डिग्री। तो ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल इम्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास में है ग्रेजुएशन की डिग्री तो वो है RQF लेवल 6। ओके, और जिसके पास में है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन लाइक 10+2 तो वो है बिलो लेवल 6। आप कह सकते हो लेवल 3 to लेवल 5, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमा, लाइक सम काइंड ऑफ individual they passed at least like 6 modules or 5 modules they passed, one they didn't pass, so they get diploma degree instead of graduation degree. So it comes under RQF level 3 to 5, not 6. तो जिस भी इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन होती है RQF लेवल 6 तो वो एलिजिबल रहता है हाईली स्किल्ड वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और जिसके पास में है RQF लेवल 3 to 5
तो वो जा सकता है मीडियम स्किल्ड वन के लिए। यही है फैक्ट की बात, जिसकी एडवाइस के लिए आपको देने पड़ते हैं पैसे। तो अब आपको वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इधर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। एंड इफ़ यू नीड एनी काउंसलिंग देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एज वेल। तो अभी जिस बंदे के पास में RQF लेवल 6 है तो उसको डरने का ज़रूरत है नहीं, वो जा सकता है हाईली स्किल्ड वन के लिए, और देन जा सकता है सेटलमेंट वन के लिए, और अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर जॉब ऑक्यूपेशन कोड वो इनवाइट कर सकता है अपने डिपेंडेंट को, और जो है इनसाइड यूके तो उसकी एप्लीकेशन कर सकता है डिपेंडेंट के लिए। बट अब प्रॉब्लम हो गई है मीडियम स्किल्ड वन के लिए कि वो है रिस्ट्रिक्टेड वन फॉर दोज थिंग्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके पास में है RQF लेवल 6 तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आएगा न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में, तो उसको सैलरी थ्रेशोल्ड का भी वरी होने का ज़रूरत नहीं है। जो डिपेंडेंट वन है उसको वरी होने का ज़रूरत है, और उसकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इक्विवेलेंट टू RQF लेवल 6, कि जब वो भी अप्लाई करे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए और उसको रखना हो अपना डिपेंडेंट इधर, एंड जब वो फॉल करेगा इन कैटेगरी RQF लेवल 3 तो फिर प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। तब आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं लॉयर साहब के, बट वो भी आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉ मैनेज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपके फैक्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। दूसरा ये है कि मैं जैसे सैलरी थ्रेशोल्ड में भी लोग वरी होते हैं जो डिपेंडेंट वन हैं, कि वो चेक करते हैं कि हाँ मैं मैनेज करूँगा 42,000, ओके। बट जैसा कि मैंने बताया कि अभी जॉब ऑक्यूपेशन कोड को कर दिया अपडेट, कुछ को रिमूव कर दिया है इन्होंने। तो अब सपोज करो कि आपने कोई जॉब ऑक्यूपेशन कोड चूज़ किया है, तो उसको आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट और ऑन गोइंग रेट बहुत चेक करनी पड़ेगी। अगर ऑन गोइंग रेट सपोज करो किसी जॉब ऑक्यूपेशन कोड की है 45,000, आप मैनेज करोगे 42,000 का कोर्स, तो आपका वीज़ा आएगा रिफ्यूजल। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ऑन गोइंग रेट और जो भी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है, जो भी हायर है वो होना चाहिए आपके कोर्स में, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूजल नहीं आएगा। और भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इंडिविजुअल्स के, तो वो मेरे को इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपके सब डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे अबाउट स्पॉन्सरशिप। फाइनली अब आप सोच रहे होंगे कि जिनकी क्वालिफिकेशन है RQF लेवल 6 तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं मीडियम स्किल्ड वन के लिए जो फॉल करता है 3 to 5 लेवल में, क्योंकि उनसे अच्छे वाला स्पॉन्सरशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो उसमें, क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी करता है ऑटोमेटिक वन, क्योंकि आप जा रहे हो लो लेवल में। बट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डिपेंडेंट को नहीं रख सकते जो कि इनसाइड यूके है, और ना आप ला सकते हो फ्रॉम आउटसाइड यूके, और आपको फॉलो करना पड़ेगा ISL लिस्ट को, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को, और टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को। मे बी उसमें अपडेट है सैलरी का, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो रूल। और जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को करना है एक्सटेंशन, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल करता है इसमें, तो उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे न्यू रूल्स। तो बस यही है इमिग्रेशन रूल के चेंजेस में जो कि मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी।
इन प्रॉपर वे, इन नटसेल, कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हों। तो मैं नहीं समझता कि इस वीडियो के बाद में आपको कुछ डाउट हैं, बट फिर भी बीइंग ए ह्यूमन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। बहुत सारे साइंटिस्ट आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिस कर दी वन मोर इन्फॉर्मेशन, कि जो है न्यू एंट्रेंट उसके अलावा भी कुछ होते हैं जिसको नहीं फॉलो करना होता है मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड। तो इस कैटेगरी में आते हैं जो भी इंडिविजुअल काम करें हेल्थ एंड केयर सेक्टर और एजुकेशन में, तो वो भी बिलो पे कर सकते हैं, लाइक अराउंड 33,000, सिमिलर लाइक न्यू एंट्रेंट पीपल। तो ये ही इंफॉर्मेशन है, लास्ट वन। I think I covered all aspects regarding new immigration changes. So thank you guys for watching this video. See you later. Bye. Take care.